Hello friends, welcome to S. Kumar IS. This is your friend Saurav from IIT Delhi and we are running this absolutely free initiative to simplify your civil services preparation. अगर आपको इन वीडियो से कुछ भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सकता है प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कि कोचिंग नहीं कर सकते हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में UPI लिंक देंगे, आप उसके थ्रू कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। हम लोग लास्ट टाइम GS-2 का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर रहे थे। हमने 9 और 10 क्वेश्चन डिस्कस किया था। 2019 का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी। 11वां क्वेश्चन कहता है On what grounds RPA 1951 can disqualify people's representative and what are the remedies available? मैंने क्वेश्चन को एकदम थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। RPA 1951 जो है आपके सिलेबस के अंदर भी दिया गया है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के अंदर सिंपल लिखेंगे RPA 1951 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच होलिस्टिकली डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ So yes, I think now it is visible on the screen. So क्वेश्चन ये था कि RPA 1951 जो है वो किस ग्राउंड के ऊपर डिस्क्वालीफाई करता है और उन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास क्या क्या रेमेडीज हैं। RPA 1951 is an act of parliament which holistically deals with disqualification of people's representative so that people with tainted track record may not reach into the temple of democracy. ऐसे बड़े बड़े शब्द यूज करना है। RPA 1951 क्या है? It's an act of parliament which holistically deals with the disqualification of the people's representatives so that the tainted politicians या फिर the tainted people with the tainted track record, कैसे भी लिख दो, people with the tainted track record may not reach where to the temple of democracy. ठीक है ना? ऐसे बड़े बड़े शब्द यूज में करने और इंट्रोडक्शन को बहुत ही क्रिस्प रखना है, इंट्रोडक्शन को लेंथी नहीं रखना है, मैक्सिमम 3 to 4 लाइन्स। ओके, सो देन वी विल हिट ऑन द नेल। जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है हम एग्जैक्टली उसी को एड्रेस करेंगे। इसमें पूछा कि भी कौन से ग्राउंड्स हैं जिसपे RPA के अंडर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पीपल्स उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लिखेंगे सेक्शन 8वें सेक्शन में प्रमोशन ऑफ एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन एटसेट्रा। सेक्शन 8 है जो RPA 1951 का, वो अगर कोई पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एनिमिटी फैलाता है तो क्या कर देता है, उसको डिस्क्वालीफाई करने का पावर देता है रिलीजन एटसेट्रा के ऊपर। सेक्शन 8A डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। इफ सम पॉलिटिशियन इज करप्ट ही मे बी डिस्क्वालिफाइड अंडर RPA 1951 सेक्शन 8A। देन सेक्शन 9 क्या बोलता है, डिस्क्वालिफिकेशन दो चीजों के लिए, कौन सा, करप्शन और डिसलॉयलिटी। ठीक है। देन सेक्शन 10 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफिस अंडर, अगर कोई ऑफिस है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास अंडर द गवर्नमेंट कंपनी तो भी क्या हो जाता है, डिस्क्वालीफाई। सेक्शन 10A फेलियर टू लॉज अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। ये प्री का क्वेश्चन भी हो सकता है कि क्या सिर्फ इलेक्शन एक्सपेंसेस को फेल हो जाए लॉज करने में तो क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। सेक्शन 10A ऑफ RPA। तो कौन से सेक्शन थे, सेक्शन 8, 8वां सेक्शन क्या बोलता है, प्रमोशन टुवर्ड्स एनिमिटी बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एटसेट्रा। ठीक है, सेक्शन 8 ये हो गया। सेक्शन 8A क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। पहला रिलीजन डिसहार्मनी, दूसरा करप्ट प्रैक्टिसेस, तीसरा सेक्शन 9 डिसलॉयलिटी एंड करप्शन। देन सेक्शन 10 डिस्क्वालिफिकेशन अगर जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके अंडर अगर ऑफिस है उसके पास, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड वैसा सा ये कुछ हो गया सेक्शन 10 जो है। और सेक्शन 10A क्या हो गया, फेलियर टू लॉज अकाउंट ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस। तो ये तो 5 पॉइंट हो गए भाई, किसके बेसिस पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। देन सेकंड चीज क्या पूछी थी, रेमेडीज अवेलेबल। तो हम डायरेक्टली बोलेंगे रेमेडीज अवेलेबल। तो क्या क्या रेमेडीज हैं, एग्रीव्ड पर्सन में अप्रोच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेक्शन 11 जो है एकदम कंटिन्यूएशन में चल रहा है, 8A 9 10 एंड देन 11। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन रिमूव डिस्क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 8A। अगर 8A के अंडर, 8A कौन सा था, ऑन ग्राउंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर में नहीं है। ये अगर उसके अंडर डिस्क्वालीफाई हो गया तो इलेक्शन कमीशन
रिमूव नहीं कर सकता डिस्क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट अंडर 8A। अगर करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं किए उसने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो उसके डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर सकता है, प्रोवाइडेड वो डिस्क्वालिफिकेशन के जो ग्राउंड थे वो प्रूव नहीं होते हैं। सो ये डिस्क्रिशनरी पावर हो गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। दूसरा पॉइंट है एग्रीव्ड पर्सन में अप्रोच द कंसर्न हाई कोर्ट फॉर हर प्ली अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन। जो कंसर्न हाई कोर्ट है उसमें वो अपील कर सकता है। ठीक है, ये 7 पॉइंट हो गए सीधे सीधे। कंक्लूजन में क्या, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, स्ट्रेंथनिंग आरपीए 1951 फर्दर बाय रिमूविंग कॉम्प्लेक्सिटीज इन द प्रोसीजर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन में क्या भाई कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोसीजर के अंदर, वो हमने देख लिया 2020 के मेंस के पेपर के अंदर कि किस तरीके से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर थे। पहले जो डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगा, है ना, और उसके बाद में फाइनली प्रेसिडेंट, हर जगह पे टाइम लगता है। 3-4 हमने स्टेप्स देखा था ना, हर स्टेप में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमने रिकमेंडेशन दिया था कि स्टेप्स को कम कर दिया जाए। ओके, दोबारा से वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं पहले अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो। सो वे फॉरवर्ड यही है कि भाई जो 1951 का आरपीए एक्ट है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को कम किया जाए, जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक किया जाए इस ये जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर है, ताकि इसका कोई ना कोई डेटरेंट जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन पे एक्ट कर सके। ठीक है, और ये जस्ट हमने एक और भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, लिली थॉमस जजमेंट। जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं डाल देता हूँ साथ में आपको, या इस क्वेश्चन में नहीं तो कहीं और काम आ जाता है। सो सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में क्या किया था, सेक्शन 8(4) जो है किसका, आरपीए 1951, उसका रिमूव किया था। क्यों किया था, क्योंकि उसमें यह दिया था कि अगर कोई पॉलिटिशियन कन्विक्ट हो जाता है तो उसके पास 3 महीने का टाइम रहता है, उसके बाद ही वो डिस्क्वालीफाई होगा। और पॉलिटिशियन बहुत चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं 3 महीने के अंदर तो वो क्या कर देंगे, अपील कर देंगे, तो वो डिस्क्वालीफाई हो ही नहीं पाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में कहा जैसे ही मोर देन 2 ईयर्स की सजा वाला कोई ऑफेंस होता है, उसमें कोई पॉलिटिशियन कन्विक्ट होता है, होते ही वो क्या हो जाएगा, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये इससे रिलेटेड एक प्रोविजन था। सो यही सब चीज़ें हो गई भाई, पहले आपने ग्राउंड लिख दिया, उसके बाद आपने रेमेडीज अवेलेबल लिख दिया, और एक नोट के तौर पे मैंने आरपीए 1951 का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया, शायद ये आपके लिए यूजफुल हो। आरपीए 1951 है वो जनरली किस किस पॉइंट्स को कवर करता है। आरपीए 1951 कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या आरपीए 1951 के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने लिखा है। कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, एक तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन को देखता है आरपीए 1951, दूसरा क्या देखता है, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन अभी इस क्वेश्चन में हमने देखा स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के लिए। तीसरा नोटिफिकेशन ऑफ द जनरल इलेक्शन। फोर्थ रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। फिफ्थ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस। सिक्स्थ करप्ट प्रैक्टिसेज एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस। क्या क्या है, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस फॉर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। दूसरा क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तीसरा नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शंस, नोटिफिकेशन ऑफ द जनरल इलेक्शंस। चौथा क्या हुआ, चौथा हुआ रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। पांचवा क्या हुआ, डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस। छठा क्या हुआ, करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस। ठीक है, चीजें क्लियर है। ये आरपीए 1951 के अंडर, ये मतलब ये रट लेना, ये चीजें आती हैं आरपीए 1951 के अंदर। क्या क्या आती हैं, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द हाउसेज, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। दूसरा क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट दोनों के लिए। तीसरा नोटिफिकेशन ऑफ द जनरल इलेक्शन। चौथा रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। पांचवा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑफ द इलेक्शन। छठा करप्ट प्रैक्टिसेज एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस। ठीक है, अभी तक आपको रट जाना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी एनलार्ज्ड इनटू एब्सोल्यूट पावर। एक्सप्लेन वेदर अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर बाय एक्सपेंडिंग इट्स अमेंडिंग पावर। ये क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर पे बहुत से क्वेश्चन आते ही। सो लेट अस सी, डायरेक्टली हिट ऑन द नेल। बेसिक स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज ए मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट एंड नोवेल इनोवेशन। इसको हाईलाइट कर दो भले ऐसे शब्दों को। ये क्या, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट एंड नोवेल इनोवेशन ऑफ द इंडियन जुडिशियरी। इट वॉज गिवन बाय द जुडिशियरी इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती 1973। ठीक है,
ये हो गया इंट्रोडक्शन। क्या है? मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, नोवेल इनोवेशन है, और किस में दिया था? लैंडमार्क जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती। ठीक है, 3-4 चीज लिख दी, हो गया इंट्रोडक्शन। अब द बैकग्राउंड ऑफ दिस जजमेंट वाज टसल ऑफ सुप्रीमेसी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। ठीक है, डीपीएसपी वर्सेस, आप सबको पता है, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट, ये इसके बैकग्राउंड के अंदर था। एंड पार्लियामेंट वांटेड सुप्रीम अमेंडिंग पावर विज़-ए-वी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। पार्लियामेंट सुप्रीम अमेंडिंग पावर चाहता है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आई एक्सपेक्ट कि आपको थोड़ा बहुत पता होगा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। द एजेंडा वाज टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। क्या था? थोड़ा होच पोच मैंने लिखा है, बट आई होप कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टिल यू हैव सम कंफ्यूजन, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, हम आपको तुरंत आंसर कर देंगे। तो जो इस जजमेंट का बैकग्राउंड क्या था? टसल था, सुप्रीमेसी किसके बीच में? लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बीच में। ठीक है, लेजिस्लेचर चाहता था मैक्सिमम अमेंडिंग पावर, जुडिशियरी चाहती थी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। सो फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी था। अब क्योंकि आर्टिकल 368 के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे आर्टिकल 368 गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैन डू सो बाय द वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपीलिंग एनी प्रोविजन। ठीक है, ये मैंने एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड्स उठाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में से। आर्टिकल 368 क्या आपको पावर देता है? सॉरी, पार्लियामेंट को क्या पावर देता है? टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, बाय वे ऑफ वेरिएशन और रिपीलिंग। एडिशन, वेरिएशन और रिपीलिंग का पावर देता है आर्टिकल 368। एंड इवन द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट आर सुप्रीम अप टू शंकरी प्रसाद केस 1951। ठीक है, शंकरी प्रसाद का केस था। इवन आपका जो चंपकम दोराई राजन का जो केस है, चंपकम दोराई राजन, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, ये जो सारे के सारे तीनों केस हैं, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई बिल्कुल आप कर सकते हो अमेंड, जितना चाहे उतना अमेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है। ठीक है, बट फर्स्ट टाइम इन आईसी गोलकनाथ केस इन 1961 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर द ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल। ये कीवर्ड्स हैं, इनको याद रख लेना। आईसी गोलकनाथ में क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट? फंडामेंटल राइट्स क्या है? ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल, एंड दे कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाय द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकता है। ठीक है, आईसी गोलकनाथ के अंदर फर्स्ट हुआ। अब मैंने इसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया। एक आंसर को लिखने के डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती है। मैंने यहाँ पे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आंसर किया। फिर दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा द पार्लियामेंट रिएक्टेड बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट and it amended Article 13 and Article 368 to assume supreme amending power even over fundamental rights। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? इसको आप तीर लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं बॉक्स के अंदर। डिफरेंट मेथड्स हैं आंसर राइटिंग के, आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी। फिर द सुप्रीम कोर्ट गेव बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन केशवानंद भारती जजमेंट 1973। इट अपहेल्ड द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, but it argued that any amendment must not violate the basic structure। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था ना, क्या आर्टिकल 368 का अमेंडिंग पावर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर सकता है क्या? इसलिए मैंने हिस्टोरिकल इवोल्यूशन दिया। मैं क्वेश्चन को ही आंसर कर रहा हूँ, कहानी नहीं सुना रहा हूँ। यहाँ पे समझ में आ रही है ना आपको बात? इवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि जो मन में मर्जी आई वो चला गया। जो अपन आंसर लिख रहे हैं वो क्वेश्चन से एकदम क्लोजली कनेक्टेड होना चाहिए। स्पिरिट में कहानियाँ नहीं सुनानी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया क्या पार्लियामेंट का जो पावर है अमेंडिंग अंडर आर्टिकल 368 कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। तो मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ, कैन पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट बाय एक्सपेंडिंग इट्स अमेंडिंग पावर। इसी को आंसर करने के लिए मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केशवानंद भारती जजमेंट के अंदर। और यही जो डॉक्ट्रिन है ये रीअफर्म होता है किसमें? इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट ब्रोड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी, केशवानंद भारती जजमेंट के अगेंस्ट। और इनफैक्ट उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अलग तरीके से प्रमोट किया गया था। जो सीनियर मोस्ट थे उनको नहीं चीफ जस्टिस बनाया गया था। व्हाटएवर, मैं पूरा वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सो पार्लियामेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाता है और दोबारा पार्लियामेंट को क्या बना दिया जाता है? सुप्रीम बना दिया जाता है विदाउट एनी लिमिटेशन। इसके अंदर भी आर्टिकल 368 को दोबारा अमेंड किया जाता है, पार्ट 4 ऐड किया जाता है, जिसमें क्या कहा जाता है कि द कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है, वो कैन नॉट क्वेश्चन
है ना, स्पेसिफिकली ये बोला जाता है कि भाई जुडिशियरी इंटरवेन नहीं कर सकता है आर्टिकल 368 के अंडर जो भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट करेगा। बट हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इन मिनरेवा मिल केस 1980 इनवैलिडेटेड दिस प्रोविजन, इट रीइटरेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर। मिनरेवा मिल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोबारा बोलता है कि ये जो आर्टिकल 368 का क्लोज 4 ऐड किया है उन लोगों ने थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये नल एंड वॉइड है। क्या है? नल एंड वॉइड। क्योंकि पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता है, ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता है जो कि जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट हो। समझ में आ गई ना आपके बात? मतलब जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। और जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है पार्लियामेंट जो है, सॉरी जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट को रिव्यू कर सकती है। अब ये पावर पार्लियामेंट भी जुडिशरी से नहीं ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती है? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रखवाला कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला जुडिशरी है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ सेज, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 13, आर्टिकल 31, इन सब आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ गिव्स पावर टू द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। सो जुडिशरी उसका यूज करके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बनाती है। समझ में आ रही है ना आपको बात? अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसको आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि भाई पार्लियामेंट आर्टिकल 368 को अमेंड करके बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं कर सकती है। यही प्रश्न था, आप देख लीजिए आप। ठीक है, पार्लियामेंट पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड पावर है और ये एब्सोल्यूट नहीं बन सकता है। इसका हमने एग्जाम्पल कौन सा दे दिया? इंदिरा गांधी नेहरू केस दे दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी शी वॉज लाइक शी इम्प्लीमेंटेड इमरजेंसी एंड ऑल। अब इतनी ही जगह थी, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, वरना इमरजेंसी भी ला सकते थे आप, जो एडीएम जबलपुर का केस भी ला सकते थे, काफ़ी सारी चीज़ें और ला सकते थे। बट यू सी वी हैव टू कॉम्पैक्ट एवरीथिंग विद इन दिस लाइक वर्ड लिमिट। सो आप इसमें एडीएम जबलपुर का केस, कुछ चीज़ें आप बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर सकते थे, और आप इमरजेंसी भी अगर आपको कहीं मौका मिले उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। वो ऑटोक्रेटिक ट्रेंड जो था, तो उन सबको जब मिनरेवा मिल केस जब आता है 1980s के अंदर आफ्टर इमरजेंसी, देन इट बिकम्स वेरी क्लियर कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। और ये पूछा कैन इट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर, सो हमने इतनी कथा बोल दी है, लास्ट में हम कंक्लूड कर देंगे। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर, इट कैन नॉट एक्सपेंड द अमेंडिंग पावर इनफाइनाइटली, एंड लास्ट में हम बोल देंगे एंड दिस डॉक्ट्रिन हैज वर्कड वेल टू मेंटेन हेल्थी चेक एंड बैलेंस बिटवीन द टू ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है, सो इन दैट वे वी कैन आंसर बोथ द क्वेश्चंस, एंड आई होप दैट दिस इनिशिएटिव विल डेफिनेटली हेल्प यू। हम आगे भी इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। अगर आपको इस इनिशिएटिव से फ़ायदा होता है, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आई होप दैट you will definitely be benefited through this initiative. So stay connected and work hard. Wish you all the best till the next class. Thank you so much.